हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारे चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स के जो भी हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं सभी को हम कवर करेंगे। तो इसीलिए अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियोस के बारे में जो है अपडेट रह सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक और कमेंट तथा अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि आपको जो है 3 टेस्ट ट्यूब्स दी हुई हैं। एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरी में एसिडिक सॉल्यूशन है और एक में बेसिक सॉल्यूशन है। इफ अगर आपको जो है सिर्फ या ओनली रेड लिटमस पेपर दिया जाए तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। आप कैसे पता लगाएंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन है, किस टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन है और किस में जो है हमारा डिस्टिल्ड वाटर है। तो एज वी नो कि जो अब हमारा रेड लिटमस पेपर है, अगर हम उसको बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लेके जाएं तो हमारा जो रेड लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज होके ब्लू हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है सभी टेस्ट ट्यूब्स में जो है हमारा रेड लिटमस पेपर को जो है टर्न बाय टर्न जो है वो टेस्ट करेंगे और जिस सॉल्यूशन में जो है हमारा रेड लिटमस पेपर जो है ब्लू कलर का हो जाएगा तो वो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो हमारा होगा बेसिक सॉल्यूशन। और बेसिक सॉल्यूशन में डिप करने की वजह से जो हमारे रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो गया है, हम उस ब्लू लिटमस पेपर को अब जो है यूज कर सकते हैं एसिडिक सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे रिमेनिंग 2 सॉल्यूशंस बचे हैं हम उनको टेस्ट करेंगे। जो हमारे 2 रिमेनिंग जो है सॉल्यूशंस हैं हम उनको हमारे ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे और जिस सॉल्यूशन में हमारा ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर का हो जाएगा वो हमारा सॉल्यूशन जो है एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और जिस सॉल्यूशन पे जो है कोई इफेक्ट नहीं होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा डिस्टिल्ड वाटर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 22 से है, जिसमें हमें कहा है कि जो हमारे कर्ड और सोर सब्सटेंसेस हैं उनको ब्रास या कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो इसका आंसर ये होगा कि जो हमारे कर्ड या सोर सब्सटेंसेस हैं या अदर सोर फूड स्टफ्स हैं, इन सभी में जो है एसिड प्रेजेंट होता है। एंड जो हमारा ये एसिड है जब ये कॉपर वेसल्स की जो मेटल है इसके कांटेक्ट में आता है तो ये रिएक्शन जो होती है उससे पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स बनते हैं जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट होते हैं। अगर आप फिर भी ह्यूमंस जो है वो इनको कंज्यूम करेंगे तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है या फिर हमारी जो हेल्थ है उसको दूसरे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है कर्ड या सोर सब्सटेंसेस को ब्रास या कॉपर वेसल्स में नहीं रखना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है कि जब कोई एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस जो है वो लिबरेट होती है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है एक्सप्लेन करो एंड साथ ही ये बताओ कि आप उस गैस की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल देन हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, यानी कि मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन में जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हम इसको जो फिगर में हमारा अपरेटस है इस एग्जाम्पल या इस एक्टिविटी के थ्रू जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउ, देखिए यहाँ हमने क्या किया, अपरेटस को सेट किया जैसे फिगर में दिखाया है और हमने इस टेस्ट ट्यूब में जो है जिंक मेटल, जो हमारे जिंक मेटल के ग्रेन्यूल्स हैं उनको लिया और इसमें जो है 5 ml जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया और इनके बीच जो हमारी रिएक्शन है हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक की आपस में रिएक्शन से क्या होता है। तो क्या होगा, यहाँ देखिए जब हमारा जो जिंक है टेस्ट ट्यूब में जब वो हमारे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, अगर जिंक की रिएक्शन हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाई है तो जो हमारा जिंक है ये जिंक क्लोराइड जो है वो बनाएगा एंड इस रिएक्शन में जो है
हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होगी। और अगर हमें हाइड्रोजन गैस की जो प्रेजेंस है उसको टेस्ट करना है तो क्या करेंगे, हम इस जो लिबरेट हुई है हमारी गैस, इसको हम जो है एक टेस्ट ट्यूब से होते हुए जो है सोप सॉल्यूशन से पास करेंगे। और सोप सॉल्यूशन में क्या है, जो हमारे हाइड्रोजन गैस है वो सोप सॉल्यूशन में डिसोल्व नहीं होती, वो जो है बबल्स को फॉर्म करेगी। और जब हम हमारी एक बर्निंग कैंडल को जो है इन बबल्स के जो है पास या नियर लेके जाएंगे तो जो हमारी हाइड्रोजन गैस है या जो हमारे हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं वो फायर को कैच करेंगे और हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि इंडिकेट करेगा कि जो हमारी गैस प्रोड्यूस हुई है रिएक्शन में वो हमारी गैस हाइड्रोजन गैस है। सो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि हमें एक मेटल कंपाउंड ए दिया है जो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एफरवेसेंस को जो है वो प्रोड्यूस करेगा और इस रिएक्शन में जो गैस इवॉल्व होगी वो बर्निंग कैंडल को जो है एक्सटिंग्विश यानी कि बुझा देगी। और इसके लिए एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो है वो लिखो। यहाँ इन्होंने हमें कहा है कि देखिए एक जो कंपाउंड है जो इस रिएक्शन में फॉर्म हुआ है वो है कैल्शियम क्लोराइड। साथ ही अगर कोई गैस जो है वो बर्निंग कैंडल को जो है बुझा दे तो ऐसी गैस हमारी हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड जो है वो तभी प्रोड्यूस होगा जब हमारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करे। तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे वो जो रिएक्शन है उसमें आई थिंक यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आएगा H2O वाटर। और ये रिएक्शन जो है ये हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे जो हमारे एंड प्रोडक्ट होंगे वो होंगे कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद करते हैं हमारे क्वेश्चन पेज नंबर 25 से। तो पेज नंबर 25 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू HCl एंड HNO3 etc. शो acidic character in aqueous solution while the solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। इस लाइन को जो है आप सभी नोट कर लीजिए कि जो aqueous solutions या जो भी हमारे solutions हैं उनके acidic character के लिए जो है H पॉजिटिव आयंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड हैं ये वाटर की प्रेजेंस में जो है H पॉजिटिव आयंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एंड ड्यू टू दिस जो हमारे नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं ये जो है एसिडिक कैरेक्टर्स को शो करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारे कंपाउंड्स हैं लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज ये जो हमारे हैं ये H पॉजिटिव आयंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते एंड देयरफॉर अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए अभी मैंने आपको जो है बताया कि जो हमारे एसिड्स हैं उनकी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इसीलिए शो करते हैं क्योंकि वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं और बिकॉज कि हमारे जो एसिड्स हैं वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं दैट इज वाई एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे आप ये भी नोट कर लीजिए कि जो हमारे एसिड्स हैं वो वाटर की प्रेजेंस में ही जो है आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाई डज ड्राई हाइड्रोक्लोरिक या HCl गैस जो है हमारी नोट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। यानी कि जो हमारी ड्राई HCl गैस है ये लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज क्यों नहीं करती। तो मैंने अभी बताया था कि जो H पॉजिटिव आयंस है हमारे यही किसी सॉल्यूशन के एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और H पॉजिटिव आयंस हमारे जो हैं ये तभी प्रोड्यूस होंगे जब हमारी जो है वाटर की प्रेजेंस होगी, यानी वाटर की प्रेजेंस में ही हमारा कोई एसिड जो है वो आयंस प्रोड्यूस करेगा। बट ड्राई HCl गैस में जो है वाटर की प्रेजेंस नहीं होती
एंड दैट इज वाई जो हमारी ड्राई HCl गैस है ये H पॉजिटिव आयंस जो है प्रोड्यूस नहीं करती, एंड इफ देयरफॉर ये जो है एसिडिक करैक्टर को शो नहीं करेगी, एंड जो ड्राई लिटमस पेपर है उसका कलर भी जो है चेंज नहीं होगा। सो इसके बाद करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें कहा है while diluting an acid why it is recommended that an acid should be added to water not water to the acid। so first of all जो हमारा डाइल्यूशन का प्रोसेस है यानी कि एसिड या बेस में जो है वाटर को मिक्स करना ताकि हम उसके कॉन्सेंट्रेशन को है जो कम कर सके, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन। एंड जो हमारा डाइल्यूशन है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि इस प्रोसेस में जो है हीट रिलीज होती है। दैट इज वाई इट इज रिकमेंडेड दैट वाटर इज एडेड टू दैट एन एसिड इज एडेड टू द वाटर नॉट वाटर टू द एसिड, बिकॉज अगर हम जो है वाटर को ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में देन द हीट जनरेटेड, जो हीट की अमाउंट है जो हीट जनरेट होगी वो इतनी लार्ज अमाउंट में जनरेट होगी दैट में कोज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कोजेज बर्न। द हीट में आल्सो ब्रेक द ग्लास कंटेनर, यानी कि जो हीट जो है जनरेट होगी वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में होगी कि जो हमारा एसिड और वाटर का जो मिक्सचर है वो जो है जो हमारी टेस्ट ट्यूब या ग्लास कंटेनर है उससे जो है स्प्लैश आउट हो सकता है, जिससे कि जो हमारी स्किन है अगर वो स्किन पे मिक्सचर गिरता है तो स्किन बर्न भी हो सकती है, और जो हमारा ग्लास कंटेनर है वो उस हीट की वजह से जो है ब्रेक डाउन हो सकता है। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा है कि अगर हम किसी एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो हम हाइड्रोनियम आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को कैसे अफेक्ट करते हैं। सो अभी हमने किया था जब हमने डाइल्यूशन का प्रोसेस पढ़ा कि जो डाइल्यूशन का प्रोसेस है जिसमें हम एसिड या बेस में जो है वाटर को मिक्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनके कॉन्सेंट्रेशन को जो है वो डिक्रीज करते हैं। सो होता क्या है कि जो हमारा कोई भी एसिड है उसमें हाइड्रोनियम आयंस जो हैं पर वॉल्यूम जो है वो फिक्स होते हैं, बट जब हम उसमें वाटर को इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है सॉल्यूशन का जो है वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बट हाइड्रोनियम आयंस पर वॉल्यूम जो है वो हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, एंड ऑटोमेटिकली जो है सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे बेस हैं ये हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी एक बेस है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस हैं ये ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। सो अगर हम किसी बेस को जो है हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जो है मिक्स करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विल इंक्रीज, क्योंकि क्या होगा जो हमारा सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड ड्यू टू दिस जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं पर वॉल्यूम उनका जो है नंबर जो है वो इंक्रीज होगा, बट ये क्या होगा ये हमारे एक लिमिटेड टाइम तक होगा, लिमिटेड एक्सटेंट तक होगा, उसके बाद जो है कॉन्सेंट्रेशन एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा। उसके बाद जो है हाइड्रोक्साइड आयंस के जो नंबर पर वॉल्यूम है वो अफेक्ट नहीं होंगे, और इस वजह से जो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अफेक्ट नहीं होगा, चाहे हम कितने भी अमाउंट में जो है वो बेस उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट के बाद जो है मिक्स करते रहें। इसके बाद करते हैं पेज नंबर 28 से हमारा क्वेश्चन, जिसमें में कहा गया है यू हैव गिवन 2 सॉल्यूशन A and B. The pH of solution A is 6 and the pH of solution B is 8. And हमें ये बताना है कि which solution has more hydrogen ion concentration and which of this is acidic और basic. So first of all आपको पता है कि जो हमारा H पॉजिटिव आयंस हैं ये किसी सॉल्यूशन के जो है एसिडिक करैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड जिस सॉल्यूशन में जो है हमारा H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगे वो हमारा एसिडिक होगा,
एंड जिसमें कम होंगे वो हमारा होगा बेसिक। एंड आपको ये भी पता है कि जो सॉल्यूशंस का पीएच है अगर वो 7 से कम है तो हमारा सॉल्यूशन है एसिडिक, एंड वो 7 से ज़्यादा है तो हमारा सॉल्यूशन है बेसिक। यानी कि क्या हुआ कि किसी सॉल्यूशन का पीएच जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है H पॉजिटिव आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के। यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू है वो कम है तो इसका मतलब है कि उसमें जो है हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और वो हमारा एसिडिक नेचर का होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ सॉल्यूशन ए का पीएच जो है वो 6 है यानी कि कम है, यानी कि सॉल्यूशन ए में जो है हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन ए है ये हमारा एसिडिक नेचर का होगा। इसके अपोजिट जो सॉल्यूशन बी है इसका पीएच है ज़्यादा, यानी कि इसमें जो है हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो होगा कम, और इसीलिए हमारा सॉल्यूशन बी जो है ये होगा बेसिक नेचर का। सो इसके बाद करते हैं हमारा क्वेश्चन 2, जिसमें हमें कहा है व्हाट अफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि किसी सॉल्यूशन के नेचर पर जो है हमारे H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या इफेक्ट डालता है। सो मैंने आपको बताया था कि किसी सॉल्यूशन के एसिडिक नेचर के लिए जो है हमारे H पॉजिटिव आयंस जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस हायर द एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ वॉल्यूम्स पर वॉल्यूम जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे पर वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा हमारे सॉल्यूशन का। इसके बाद इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जो हमारे बेसिक सॉल्यूशंस हैं उनमें भी जो H पॉजिटिव आयंस है वो प्रेजेंट होते हैं, अगर यस तो वो बेसिक क्यों होते हैं। सो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे बेस हैं वो हमारे OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो, या यूँ कहें हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें जो है हमारे हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट नहीं होते। बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव हाइड्रोजन आयंस, बट in comparison to hydroxide ions they are very less in number, and that is why our basic solutions are basic in nature। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन आयन से कंपैरिजन करें तो हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो नंबर पर वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए जो हमारा सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है अंडर व्हाट कंडीशन डू यू थिंक A farmer would treat the soil of his fields with quicklime, slaked lime और chalk। सो देखिए, यानी कि ये पूछा है कि किस कंडीशन में फार्मर को जो है अपने फील्ड्स की जो सोइल है या मिट्टी है उसको क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट से जो है वो ट्रीट करना चाहिए। सो देखिए, ये तीनों ही जो कंपाउंड्स दिए हमें, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे हमारे हैं बेसिक नेचर के। और सोइल में जो है बेस से हम तभी ट्रीट करेंगे अगर हमारी सोइल जो है वो एसिडिक नेचर की हो, यानी कि उसका पीएच जो है वो काफ़ी कम हो, क्योंकि जो एसिडिक नेचर की सोइल है अगर हम उससे बेस से ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि बेस जो है वो एसिड को जो है रिएक्ट करके उसके इफेक्ट को करेगा न्यूट्रल। तो इसका आंसर होगा कि इफ द सोइल इज टू एसिडिक देन इट शुड बी ट्रीटेड विद मटेरियल्स लाइक क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम और चाक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। सो इसके बाद पेज नंबर 33 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो है कॉमन नेम क्या है। सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जो है जनरली हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, जिसका यूज़ जो है कई तरह की इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरीन की किसके साथ हम जो है रिएक्शन करवाएं कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो प्रोड्यूस हो। सो ब्लीचिंग पाउडर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हम करते हैं स्लेक्ड लाइम, यानी कि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ ब्लीचिंग पाउडर की जो है प्रोडक्शन की जाती है, वहाँ क्या किया जाता है, वहाँ क्लोरीन की जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम के साथ जो है वो रिएक्शन करवाई जाती है,
और ब्लीचिंग पाउडर को जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर। सो हार्ड वाटर जो हमारा है ऐसा वाटर होता है जिसमें अगर हम जो है हमारा वॉशिंग सोडा मिक्स करते हैं तो झाग नहीं बनती। वो हमारा इतना हार्ड होता है कि हम उसका जो है यूज़ वॉशिंग के लिए नहीं कर सकते। सो अगर हमें जो है वॉशिंग के लिए या बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए जो है हमें उस हार्ड वाटर का यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें क्या है उसे सॉफ्ट करना होगा। और सॉफ्ट करने के लिए जो है हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। सोडियम कार्बोनेट को अगर हम हमारे हार्ड वाटर में मिक्स करेंगे तो हमारा वाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। सो इसके बाद करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे पूछा है व्हाट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। सो अगर हम जो है इफ वी हीटेड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देन इट विल डीकम्पोज। जो हमारा ये सॉल्यूशन है ये डीकम्पोज होगा, जिससे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन जो है डीकम्पोज होकर ब्रेक डाउन होकर जो है हमें अलग अलग कंपाउंड्स देगा, जो कि हमारे होंगे सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका हमारा केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और जब हम इसकी रिएक्शन जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कराएंगे तो इससे जो है हमारा जिप्सम जो है वो प्रोड्यूस होगा। यहाँ जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला आपके सामने है, जिसे आप नोट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन जो है वो रेड लिटमस पेपर का कलर जो है ब्लू कर देता है तो उसका पीएच क्या हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा सॉल्यूशन जो रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू कर दे यानी कि वो हमारा सॉल्यूशन होगा बेसिक। एज वी ऑल नो बेसिक सॉल्यूशंस जो हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7+ यानी कि 7 से ज्यादा। तो अगर हम हमारे ऑप्शंस देखेंगे तो जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि 10, इसकी पीएच वैल्यू जो है ये है 7+, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 10 और जो हमारा सॉल्यूशन होगा ये हमारा होगा बेसिक नेचर का। सो इसके बाद करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है कि एक सॉल्यूशन जो है वो क्रश्ड एग शेल्स के साथ रिएक्ट करके एक गैस प्रोड्यूस करेगा जो कि लाइम वाटर को कर देगी मिल्की। तो वो सॉल्यूशन हमारा कौन सा सॉल्यूशन होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे क्रश्ड एग शेल्स हैं इसमें तो होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट। एंड देन लाइम वाटर की बात करें तो लाइम वाटर हमारा होगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम। और क्विक लाइम का जो हमारा लाइम वाटर का सॉल्यूशन है ये हमारा मिल्की कलर का तब होगा जब हम इससे जो गैस प्रोड्यूस पास करेंगे वो हमारी गैस हो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ यानी कि हमारे कैल्शियम कार्बोनेट या क्रश्ड एग शेल्स के साथ रिएक्ट करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा हमारा सॉल्यूशन होगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने अभी जब पहले हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो हमने किया था कि जब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो है कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और इस प्रोसेस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। उसके बाद यहाँ बात करें कि अगर जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये लाइम वाटर को मिल्की क्यों कर देती है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइम वाटर का हमारा केमिकल फॉर्मूला है CaO और कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारी कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करेगी तो इस रिएक्शन में जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है प्रोड्यूस होगा हमारी क्विक लाइम और कैल्शियम जो है कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन के वजह से। और कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से ही जो हमारा लाइम वाटर है ये
मिल्की कलर का हो जाता है। इसके बाद अगर हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि इफ वी टेक 10 ml ऑफ सोल्यूशन टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज, तो उसके लिए जो है हमें 8 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि जो है 10 ml, माफ कीजिएगा 10 ml के सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा बेसिक सॉल्यूशन है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 8 ml जो है HCl की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हमारे पास 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड हो तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कितनी अमाउंट की है जो हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ देखिए ये हमारा सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। जब हमने 10 ml के लिए जो है 10 ml के लिए हमें 8 ml की रिक्वायरमेंट थी, तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो अमाउंट है उसको डबल करके जो है 10 से कर दिया हमने 20। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ HCl होगा हम इसको भी जो है डबल कर देंगे और डबल करने पर ये हमारा हो जाएगा 16 ml। तो यानी कि 20 ml जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 16 ml जो है 16 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिक्वायरमेंट होगी। और हम सबको पता है कि जब एसिड और बेस जो है आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे के जो है एसिड और बेस एक दूसरे के जो है न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, और इस रिएक्शन में जो है वाटर जो है और सॉल्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है एसिड और बेस की रिएक्शन की वजह से, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ कहा है विच टाइप ऑफ मेडिसिन कैन बी यूज्ड फॉर इनडाइजेशन। तो मेडिसिन के बारे में पता होने से देखिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनडाइजेशन जो है ये होता क्यों है। जो हमारा स्टोमक है, स्टोमक में क्या है, HCl हमारा प्रोड्यूस होता है, और जब इस एसिड की जो अमाउंट है ये ज़्यादा हो जाती है तो उस वजह से जो कई बार है हमें इनडाइजेशन या फिर एसिडिटी जैसी जो है प्रॉब्लम्स से जो है फाइट करनी पड़ती है। अगर हमें देखिए एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम या इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम से फाइट करना है तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी हुई HCl यानी कि एसिड की एक्सेस अमाउंट की वजह से। तो अभी हमने जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को जो है बेस, अगर हम बेस का यूज करें किसी बेसिक कंपाउंड का तो वो न्यूट्रल एसिड के इफेक्ट को कम कर देगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो हमारे एंटी एसिड्स हैं ये जो है ये एसिड्स के इफेक्ट को कम कर देते हैं। ये भी जो हमारे एंटी एसिड्स हैं ये बेस का ही काम करते हैं, एक बेसिक सॉल्यूशन का काम करते हैं, और एसिड के साथ जो हमारे स्टोमक में HCl प्रोड्यूस हुआ इसके इफेक्ट को जो है न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और जो है इनडाइजेशन से ट्रीटमेंट के लिए एंटी एसिड्स का यूज किया जा सकता है एज ए मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हमें कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, हमें ये केमिकल रिएक्शंस लिखनी है एंड जो है इनको बैलेंस करना है। तो आई थिंक इसमें समझाने लायक कुछ खास है नहीं। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है इसके लिए जो है मैंने अलग से एक वीडियो हमारे जो चैनल पे है अपलोड की हुई है, उसका भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हैं कि हाउ कैन वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस। इसके बाद करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा है कि कंपाउंड्स लाइक एल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स, व्हाई एंड प्रूव इट विद एन हेल्प ऑफ एक्टिविटी। यानी कि एक एक्टिविटी की हेल्प से प्रूफ करो कि जो हमारे एसिड्स और ग्लूकोज हैं इनको हम एसिड्स के जो है रूप में कैटेगराइज क्यों नहीं कर सकते, जबकि इनमें भी जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एसिड्स हैं ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में जो है H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, एंड हाइड्रोजन आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड, यानी कि वो एसिडिक कैरेक्टर इसीलिए शो करते हैं क्योंकि जो है उनमें हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होता है, वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। बट इसके अपोजिट कंपाउंड्स जैसे कि
अल्कोहल या ग्लूकोज ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज नहीं होते और हाइड्रोजन आयंस जो हैं प्रोड्यूस नहीं करते। एंड दैट इज वाई जो कि ये हमारे जो अल्कोहल या ग्लूकोज हैं ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, सो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को भी जो है अपने से पास नहीं होने देते। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे अल्कोहल या ग्लूकोज के सॉल्यूशन से पास नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती, इसको जो है हम एक एक्टिविटी के थ्रू जो है बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको जैसे यहाँ फिगर दिखाई हुई है इस फिगर के ही जैसा जो है अपरेटस सेट करना है और बीकर में क्या करना है, आपको अल्कोहल या ग्लूकोज दोनों में से ही कोई भी सॉल्यूशन जो है वो फिल करना है। उसके बाद क्या करेंगे, आप जो हमारी बैटरी है इसका जो है स्विच ऑन कर देंगे। बट क्या होगा, हमारा जो बल्ब है ये ग्लो नहीं होगा और बल्ब ग्लो ना होने का मतलब है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारी ये वायर्स कनेक्ट हुई हैं थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल और ग्लूकोज, हमारा जो करंट है वो हमारे इन सॉल्यूशन से पास नहीं हुआ। यानी कि जो हमारे अल्कोहल और ग्लूकोज हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, अपने से पास नहीं होने देते, जो कि एक प्रूफ है कि जो हमारे हाइड्रोजन आयंस हैं वो हमारे अल्कोहल और ग्लूकोज में प्रेजेंट नहीं है। अगर अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते तो जो हमारा बल्ब है ये ग्लो करता और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे इन सॉल्यूशन से पास हो जाती। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी जो है हमारा हमने जो ऊपर एक्टिविटी की है उससे ही रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? So first of all देखिए जो हमारा distilled water है ये हमारा ना तो एसिड होता है ना बेस होता है, ये हमारा न्यूट्रल नेचर का होता है। So that is why जो है इसमें कोई आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होते, तो हमारा जो डिस्टिल्ड वाटर है वो ना तो हमारे हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा और ना ही हमारे जो है हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो प्रोड्यूस करेगा। एंड दैट इज वाई ड्यू टू नॉन प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस आवर डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट इन केस ऑफ रेन वाटर डिजोल्व एसिडिक गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस या कार्बोनिक एसिड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज। सो रेन वाटर है so many impurities, so many acid and bases dissolve in it and that is why जो हमारा रेन वाटर है ये हाइड्रोजन आयंस और जो है हाइड्रोक्साइड आयंस या कार्बोनेट आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस करेगा। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस आवर रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। सो इन क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा है व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की एब्सेंस में जो हमारे एसिड्स हैं ये एसिडिक बिहेवियर या एसिडिक करैक्टर शो क्यों नहीं करते। सो मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग से जो है मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि जो एसिडिक करैक्टर है या जो हमारे सॉल्यूशंस है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये सब होता है आयंस की प्रेजेंस की वजह से। और एसिड्स का जो एसिडिक करैक्टर है ये रिस्पॉन्सिबल या डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस के ऊपर। अगर हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंस हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक करैक्टर शो करेगा। और जो हमारे एसिड्स हैं ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे जो है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर की प्रेजेंस है, वाटर में जो हमारे एसिड्स हैं ये अपना सॉल्यूशन बना रहे हैं, तभी जो है हमारे एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। अगर एब्सेंस ऑफ वाटर है यानी कि वाटर की प्रेजेंस नहीं है, सो जो हमारे एसिड्स हैं ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज व्हाई जो है एसिडिक करैक्टर या एसिडिक बिहेवियर को भी शो नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आप खुद कर सकते हैं। इसमें हमें कहा है कि 5 सॉल्यूशंस A, B, C, D, E when tested with universal indicator their pH are 4, 1, 11, 7 and 9. तो which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acid, weakly acidic या weakly alkaline? So इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी सॉल्यूशन का pH है 7 देन
our solution is neutral. And if a solution has pH 7 प्लस, ये 7 से यानी कि 7 से ज्यादा है, तो हमारा सॉल्यूशन होगा एल्कलाइन। बट अगर किसी pH का सॉल्यूशन 7 से जो है 14 के नियर बाय है, तो वो हमारा सॉल्यूशन होगा स्ट्रोंगली एल्कलाइन। बट इसके ऑपोजिट अगर हमारे किसी सॉल्यूशन का pH जो है 7 से कम, लेस देन 7, तो वो हमारा सॉल्यूशन होगा एसिडिक नेचर का। बट अगर हमारे किसी सॉल्यूशन का pH है 1 प्लस, यानी कि जो हमारी pH रेंज है वो 1 से लेकर जो है 14 तक जो है वो लाई करती है, यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन जो है अराउंड 1 का pH है जिसके सॉल्यूशन का, तो वो हमारा सॉल्यूशन स्ट्रोंगली एसिडिक होगा। और अगर किसी सॉल्यूशन का pH जो है वो 14 के नियर बाई है, तो वो हमारा सॉल्यूशन जो है स्ट्रोंगली एल्कलाइन या स्ट्रोंगली बेसिक होगा। अगर किसी सॉल्यूशन का pH है वो 7 है, तो वो हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, ना वो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होगा और ना ही वो हमारा सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन होगा। सो इन क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमसे पूछा गया है कि एक फ्रेश मिल्क की जो pH वैल्यू है वो है 6। सो व्हेन इट चेंजेस इनटू कर्ड, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज। सो जब हमारा फ्रेश मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज होता है, तो उसकी pH वैल्यू में क्या चेंजेस आते हैं। सो देखिए, जो फ्रेश मिल्क है उसकी pH वैल्यू है 6, बट जब हमारा मिल्क होगा कर्ड में चेंज, सो इस प्रोसेस में जो है लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होगा, फॉर्मेशन होगी लैक्टिक एसिड की। एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड द pH ऑफ मिल्क फॉल्स बिलो 6, यानी कि जो हमारे मिल्क की pH वैल्यू है वो हो जाएगी लेस देन 6। क्यों होगी? क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है ये हमारा प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन में। सो जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये भी हमारा इसी से रिलेटेड है। इसमें हमें कहा है कि एक मिल्कमैन जो है वो फ्रेश मिल्क में जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा को मिक्स करता है। और ऐसा क्यों करता है? क्योंकि देखिए क्या होगा, इससे जो है अब फ्रेश मिल्क की pH मैंने आपको बताया था होती है 6। सो अगर इसमें बेकिंग सोडा हमारा एक बेसिक पाउडर है, यानी बेकिंग सोडा की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो होती है बेसिक कैरेक्टर का। सो उससे क्या होगा, हमारे फ्रेश मिल्क की pH वैल्यू जो है वो 6 से जो है इंक्रीज होकर हमारा फ्रेश मिल्क स्लाइटली जो है एल्कलाइन यानी कि बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो वो ऐसा क्यों करता है? तो वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जो इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो मिल्क के जो हमारे मिल्क है उसके साथ रिएक्ट करेंगे और लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि जो हमारा फ्रेश मिल्क है वो खराब हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। और खट्टा क्यों होगा? लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस या प्रोडक्शन या फॉर्मेशन की वजह से जो मिल्क है वो सोर हो जाएगा जो है। इसके अलावा मिल्क जो है एक खाने के लिए या यूं के ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट भी हो सकता है। तो आगे देखिए, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा व्हाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। जो हमारा ये मिल्क है जिसमें हमने बेकिंग सोडा को मिक्स किया है वो कर्ड के फॉर्म में सेट होने के लिए जो है नॉर्मल मिल्क से ज्यादा टाइम क्यों लेता है। सो देखिए, जो हमारा फ्रेश मिल्क है उसकी pH वैल्यू होती है 6, यानी कि हमारा फ्रेश मिल्क जो है ये होता है हमारा स्लाइटली एसिडिक नेचर का। तो इसीलिए जो है एसिडिक नेचर की वजह से इसमें जो है लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन जो है वो फास्ट होती है। बट क्योंकि हमने हमारे मिल्क में बेकिंग सोडा मिला दिया तो अब हमारे जो मिल्क की pH वैल्यू है वो हो गई है 7 प्लस और हमारे मिल्क का नेचर हो गया है स्लाइटली एल्कलाइन या फिर बेसिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, वो हमारे जो मिल्क का नेचर है स्लाइटली एल्कलाइन उसको न्यूट्रलाइज करके पहले तो 7 पे लेके आएगा हमारे जो मिल्क की pH वैल्यू है, एंड देन जो है pH वैल्यू को लेस देन 7 जो है वो करेगा
एंड दो हमारे पीएच वैल्यू है मिल्क की वो रिड्यूस होगी, एंड देन जो है हमारे मिल्क जो है वो कर्ड की फॉर्म में सेट होगा। और इसी वजह से जो है ये जो हमारा मिल्क है जिसमें हमने बेकिंग सोडा को ऐड किया है वो नॉर्मल मिल्क से या फ्रेश मिल्क से जो है ज्यादा टाइम लेता है कर्ड की फॉर्म में सेट होने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है व्हाई शुड ए प्लास्टर ऑफ पेरिस बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। सो देखिए इसमें यानी कि बेसिकली पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है वाटर की प्रेजेंस या मॉइस्चर की प्रेजेंस से दूर स्टोर क्यों किया जाता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का आई डोंट नो आपने जो है हमारा फर्स्ट पार्ट वीडियो का देखा या नहीं देखा है, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की वाटर के साथ रिएक्शन जो है वो बताई थी। तो उसमें क्या होता है जब हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये मॉइस्चर या वाटर ड्रॉपलेट्स या एयर में जो मॉइस्चर या वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है उनके कॉन्टेक्ट में आएगा, तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। सो जो हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये जब हमारा रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ तो ये हमारा बनाएगा जो है जिप्सम। अगर हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो ये जिप्सम बनाएगा, जिससे कि जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर है वो सेट हो जाएगा हाइड्रेशन की वजह से या जिप्सम की वजह से, और हम जो है उसको एज ए पाउडर या जो हमारे इंडस्ट्रियल यूजेस हैं उसके लिए यूज नहीं कर पाएंगे। इन अदर वर्ड्स जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये हमारे लिए हो जाएगा यूजलेस क्योंकि वो चेंज हो जाएगा जिप्सम में। सो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये हमारा काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, दो एग्जांपल दो। सो न्यूट्रलाइजेशन हमारी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हमारे एसिड और बेसिस जो है ये आपस में रिएक्ट करते हैं। सो अगर हमारे एसिड और बेस जो है ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे के इफेक्ट को जो है ये कर देंगे कैंसल, या इन अदर वर्ड्स कहें कि एक दूसरे के इफेक्ट को कर देंगे न्यूट्रलाइज। एंड इस रिएक्शन में जो है सोल्ट एंड वाटर की जो है फॉर्मेशन होगी और इस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सो इसमें एक सोल्ट प्रोड्यूस होगा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सो सोडियम क्लोराइड जो है ये हमारे घरों में जो हम यूज करते हैं कुकिंग के लिए, जो सोल्ट होता है कॉमन सोल्ट के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl। उसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट का सोल्ट, एंड इस रिएक्शन में भी हमारा वाटर प्रोड्यूस होगा। सो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा है कि जो वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा के जो है दो यूजेस जो है वो बताइए। सो देखिए वॉशिंग सोडा जो है इसका यूज फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है ग्लास, सोप या पेपर इंडस्ट्रीज में किया जाता है, राइट। ताकि जो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे सोप इंडस्ट्रीज हैं उसका तो आप सबको पता है, बट इसके अलावा ग्लास इंडस्ट्रीज और पेपर इंडस्ट्रीज में भी जो है वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो हमारा हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर हमारा ऐसा वाटर होता है जिसमें जो है झाग जो है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती, तो अगर हम हमारे हार्ड वाटर में जो है वॉशिंग सोडा मिक्स करते हैं तो हमारा जो वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में जो है चेंज हो जाता है, यानी कि वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी जो है हम वॉशिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा की बात की जाए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है देखिए बेकिंग सोडा का यूज जो है हमारी कुकिंग इंडस्ट्रीज में, जहां पर हमारी जो बेकरीज हैं जिसमें केक्स या ब्रेड्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है, इनको बनाया जाता है, उसमें जो है हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। इसके अलावा देखिए बेकिंग सोडा है ये हमारा होता है बेसिक नेचर का, और जो है डाइजेस्ट अगर हम इसको करते हैं तो ये हेल्थ के लिए हमारे हार्मफुल नहीं होता। तो इसका जो यूज किया जाता है, इसका यूज जो हमारे स्टोमक में एसिडिटी है, जब हमारा HCl जो है जो इसकी लिमिटेड अमाउंट है उससे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, एक्सेस अमाउंट में जब हमारे स्टोमक में HCl प्रोड्यूस होता है तो एसिडिटी की जो है प्रॉब्लम अराइज होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। एंड एसिडिटी की प्रॉब्लम को जो है खत्म करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं एज एन एंटी एसिड।
सो यहाँ पर जो है हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको क्वेश्चंस समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड हमें सपोर्ट करने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोस का जो है अपडेट पा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।